जाते न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान रे भाई, पड़ा रहने दो म्यान। तो क्या गजब अपने समय में कबीर दास ने जो है कितने अच्छे अच्छे अपनी वाणी से हमारे समाज को सुधारा है। वास्तव में हम बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे देश में ऐसे लोग पैदा हुए हैं। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विकास लेक्चर में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास के भौतिक विज्ञान का जो आज से हमारा टारगेट शुरू हो रहा है 2022 एग्जाम को लेकर, जिसमें हमारा टेस्ट सीरीज के माध्यम से टारगेट रहेगा कि एग्जाम को उखाड़ फेंकना है। ठीक है, तो इसका टेस्ट का हम 2 वीडियो बनाएंगे। आज के वीडियो में हम केवल कुछ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और इसके सेकंड पार्ट में बाकी जो क्वेश्चन रह जाएंगे उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग एक हाथ में कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। जो भी आपको आज की वीडियो में टेस्ट सीरीज सोल्व करनी है, ये बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन मैंने यहाँ उठाए हैं। तो आप लोगों को से यही उम्मीद करूंगा कि इन क्वेश्चनों को आप पहले पढ़िए तो आप और भी क्वेश्चन, लेकिन इनको आप पहले पढ़िए, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़े ही जबरदस्त क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आपको जरूर मिलेंगे रखे हुए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से ही हमें शुरू करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खंड ए से, जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उन्हीं से ही हमें शुरुआत करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा खंड ए का जो भौतिक प्रश्न है, 1 मार्क के क्वेश्चन यहाँ आपको देखने को मिलेंगे भौतिक प्रश्न में। ठीक है, तो खंड ए में जो है क्या क्वेश्चन को पढ़िए। कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक यहाँ पर नहीं है? तो नहीं है की बात कर रहा है। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर मान लो आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हों, तो इन चारों ऑप्शन में जब आपको राइट आंसर ढूंढना हो तो 2 बात आपको ध्यान रखनी चाहिए हमेशा, चाहे आप किसी भी तरह के एग्जाम में बैठे हो। क्या कि आपको पॉजिटिव आंसर और निगेटिव आंसर ढूंढना है। ठीक है, आपको आंसर नहीं ढूंढना, आपको केवल पॉजिटिव और निगेटिव बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में निगेटिव कह रहा है, मतलब नहीं कह रहा है। अब क्वेश्चन में जो कह रहा है उसी के हिसाब से आपको अपना आंसर ढूंढना है। ठीक है, अब वो नहीं की बात कर रहा है तो आपको नहीं वाला ही ढूंढना है। और एक बात हमेशा याद रखिए, चाहे किसी भी तरह का एग्जाम हो, आपको हमेशा चारों ऑप्शनों पर गौर करनी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें थोड़ा बहुत जो है घुमा फिरा कर दे रखा हो। ठीक है, तो हम चारों ऑप्शन पर गौर करेंगे। अब ये इसमें पहला ऑप्शन दे दिया। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, जब विद्युत क्षेत्र होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ विद्युत क्षेत्र E = होता है, E में और F में एक संबंध होता है। ठीक है, E = होता है F/Q0 और F का मात्रक होता है न्यूटन और कूलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का मात्रक होता है। तो यहां से निकल के आ गया न्यूटन प्रति कूलाम या न्यूटन कूलाम इनवर्स। तो ये तो हमारा ऑप्शन में है 1 में, यानी कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब दूसरे की बात करेंगे। दूसरा ऑप्शन है जूल प्रति। अब एक बात बताइए, E = होता है F/Q0। जब भी आप हमेशा मात्रक या v में सूत्र निकाल रहे हो या उसकी राशि का पता कर रहे हो, तो आप उसके छोटे से छोटे जो सूत्र है उसी को ही पकड़िए। बड़ा सूत्र आपको कभी भी मात्रक में नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, छोटे से छोटे सूत्र से ही हमें मात्रक निकालने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास जो कार्य में और ऊर्जा में एक संबंध होता है W = F/D। ठीक है, W = F/D। अब आप एक बात बताइए जरा, जब आप F का मान यहां से लिखोगे तो W/D और W का मात्रक जूल और D का मात्रक मीटर। तो यहां पर मिलेगा आपको जूल प्रति मीटर और कूलाम। ठीक है, अब इसका मात्रक हमें मिल जाएगा जूल मीटर इनवर्स कूलाम इनवर्स। तो ये ऑप्शन हमारे पास है तीसरे में, यानी कि ये भी आपका ऑप्शन राइट है। तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि नहीं की बात कर रहा है। हमें छांटना है कि जो विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक है वो नहीं हो। ठीक है, तो ये नहीं की बात कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन यानी कि ये तो है और ये भी है, इसका मतलब ये तो सही है और हमें नहीं छांटना है।
तो फिलहाल इस पर देखिए गौर करके। चलो पहले इसको देखते हैं। क्या आप इसमें एक सूत्र और भी लगा सकते हो, E इक्वल टू वी अपॉन डी भी होता है, यानी कि V का मतलब वोल्टेज, तो वोल्टेज अपॉन मीटर यानी कि वोल्ट प्रति मीटर इनवर्स। तो ये आपका राइट इसमें है, यानी कि आपका जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। विद्युत क्षेत्र का मात्रक ये भी है, ये भी है विद्युत क्षेत्र का मात्रक, और ये भी विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, यानी कि फिलहाल हमारा जो ऑप्शन है वो इसके साथ चला जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है कि किरचॉफ का दूसरा नियम। ठीक है, इसी के साथ ही साथ आप एक बात और याद रखिए कि जो हमारा किरचॉफ का दूसरा नियम है वो एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि किरचॉफ के कौन से नियम को हम लूप का नियम कहते हैं, तो दूसरे नियम को हम लूप का नियम कहते हैं। ये बात भी आप अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम फिलहाल ऑप्शन नंबर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। इसको हम वोल्टा का नियम भी कहते हैं, याद रखिए, इसको वोल्टा का नियम भी कहते हैं। और ये पूरी तरह से ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है, यानी कि टोटल वोल्टेज की जो बात करें तो टोटल वोल्टेज 0 यहाँ पर होता है। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो राइट आंसर है वो चला जाएगा फर्स्ट के साथ। अगर आप सेकंड ऑप्शन पे गौर करेंगे, आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है, तो आवेश संरक्षण है जो किरचॉफ का प्रथम नियम होता है वो आवेश संरक्षण पर डिपेंड है। यदि आपको यहाँ पर द्वितीय की जगह प्रथम मिल जाता तो फिर आपको ऑप्शन नंबर दूसरा जो है राइट हो सकता था। ठीक है, फिलहाल ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आपका राइट आंसर चला जाएगा ए के साथ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, म्यू 0 और एप्सिलॉन 0, और इसमें दिया है इसकी पावर 1/2। अब एक बात बताइए, जब हम इसको निकालते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू निकलती थी सी की, और सी क्या होता है, प्रकाश का वेग। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट एक तरीके से। ठीक है, तो प्रकाश का जो चाल होता है वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब इसमें आंसर देखिए कौन सा राइट बैठ रहा है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आप इसको यूं लिखोगे ना, जब आप इसको यूं लिखोगे यानी कि अंडर रूट का मतलब क्या है 1/2, और यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस, यानी कि अब आपको इसका भी उल्टा कर देना है। तो जब आप इसका उल्टा करोगे तो यहाँ पे माइनस चला जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद तो यानी कि हमें इसी का ही मान बताना है, इसी का ही मान। ये ऐसे भी मिल सकता है, ये ऐसे भी मिल सकता है अगर यहाँ प्लस लिखा हुआ है, या फिर ये आपको ऐसा भी क्वेश्चन में मिल सकता है। ठीक है, तो इसका हमें मान बताना है। इसका मान होता है कितना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब आप इसमें हड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में बच्चे हड़बड़ाते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, हमारे पास जो पहला ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेमी प्रति सेकंड। ठीक है, जब आप किसी की वैल्यू रखते हो ना तो कई बार जल्दबाजी में मात्रक को नहीं पढ़ते, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन जानबूझ के मैंने यहाँ पर लिया है ताकि आप मात्रक पे गौर करो। ठीक है, तो मात्रक पे जब आप गौर करोगे तो इसका आंसर ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ मात्रक जो है सेंटीमीटर ले रखा है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और फिलहाल जो हमारा डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में इसने कहा है 3 × 10⁻10 और सेमी प्रति सेकंड। तो फिलहाल हमारा जो ऑप्शन है वो डी में चला जाएगा, 3 × 10⁻10 सेमी प्रति सेकंड, क्योंकि वो सेमी में दे रखा है ऑप्शन। ठीक है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। इसके बाद अगले जो खंड है उसकी तरफ चलते हैं। तो इसके बाद जो हमारा खंड ब है, इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है कि चुंबकशीलता का मात्रक एवं विमेय सूत्र लिखिए। ठीक है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये इतना अच्छा क्वेश्चन है कि आपको पेपर के पीछे जहां भौतिक नियतांक के मान और मात्रक लिखे होते हैं वहां से भी आप इसको बड़े मजे से उठा सकते हो, क्योंकि नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है। तो कई बार ये क्वेश्चन इस तरह का पूछा गया है कि इसका मात्रक बता दो और इसका विमेय सूत्र बता दो। तो ऐसे बच्चे जो फिजिक्स पढ़ते हैं बहुत अच्छे से, वही इतना सोच सकते हैं, क्योंकि पीछे जो है पेपर के वहाँ इस तरह के मान लिखे हुए मिलते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में ऐसे मानों की जो है जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो चुंबकशीलता का मान होता है 4 पाई × 10⁻⁻⁷ न्यूटन/एम्पियर। ठीक है, ये इसका मान होता है, और ये आपको पेपर के पीछे ही देखने को मिल जाएगा। ठीक, लेकिन इसके और भी मात्रक होते हैं देखो।
तो इसका मात्रक अगर आपको वेबर के पदों में लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, वेबर प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है। और अगर आपको एमकेएस पद्धति में लिखना हो, अभी भी संतुष्ट नहीं हो, यानी कि अब आपको वी में सूत्र निकालने के लिए इस पद्धति का ही यूज करना पड़ेगा, मतलब मात्रक को बहुत छोटा करना पड़ेगा, बहुत अंदर तक गहराई में जाना पड़ेगा, तभी आप इसको निकाल पाओगे। कुछ चीजें ऐसी होती है, ये नहीं कि आपने देखा और उसका काम हो गया, ठीक है। आपको कुछ चीजें ज्ञात करने के लिए फिजिक्स में गहराई तक घुसना पड़ता है, और मात्रक और खासकर वी में सूत्र, इन दोनों को निकालने के लिए तो आपको गहराई का ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आप ऊपर से इसको नहीं कर सकते, ठीक है। और गहराई में जाने के लिए आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि जो न्यूटन है इसको भी खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मात्रक होता है न्यूटन, क्या होता है, एफ बराबर एम ई, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना, एफ बराबर एम ई पढ़ते आ रहे हैं ना, एफ बराबर एम ई। तो किलोग्राम और ए क्या है, त्वरण, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये यहां से निकलता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप एक बात बताओ, इसका वी में सूत्र कैसे लिखोगे, वी में सूत्र, चलो मैं यहीं से उठा रहा वी में सूत्र, देखो न्यूटन, न्यूटन मीन्स बल, और बल का वी में सूत्र आपने पढ़ा होगा एम एल टी की -2, ठीक है। और इसके बाद तो बल का हो जाएगा एम एल टी की -2, और एम्पियर को लिखते हो आप ए की 2। तो जब आप इसको ऊपर भेजोगे तो एम एल टी की -2 और ए की -2, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। 6 नंबर में क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत, जब बात लंबवत की आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कुछ परिवर्तन है जरूर, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। हिंदी में भी लंबवत, समांतर, इनका भी मतलब होता है, ठीक है। तो लंबवत बी वेग से चलने पर चलने वाले आवेश क्यू पर लगने वाले बल का परिकलन हमें करना है, ठीक है। तो परिकलन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक फॉर्मूला जो यहाँ पर देखने को मिलता है, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 मार्क का आपको दिया गया है, तो आपको केवल 1 नंबर के हिसाब से ही लिखना है, ठीक है। समझ में आई बात, कहीं ऐसा ना हो कि आपसे क्वेश्चन छोटा पूछा है और आप F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा को पूरा सोल्व करके बैठ जाओ, मतलब इस व्यंजक को पूरा शो करके दिखा दो। अगर आपको ये क्वेश्चन 3 नंबर का मिलता है या 4 का मिलता है या 5 का मिलता है और आपसे वो व्यंजक की उत्पत्ति कराता है, तो आप उसको उत्पत्ति करके दीजिएगा। अगर आपको वो केवल 1 मार्क का केवल फॉर्मूला पूछ रहा है तो आप उसको केवल फॉर्मूला ही दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर केवल वो फॉर्मूले की ही बात कर रहा है, लेकिन लंबवत क्या रहा है, लंबवत के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री यहाँ पर आपको रख देना है। तो एफ इक्वल टू क्यू वी बी और यहाँ पर हो जाएगा साइन 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मान होता है साइन में कितना, 1 होता है, तो आप यहाँ पर 1 रख दीजिएगा। तो एफ इक्वल टू मिला आपको क्यू वी बी, ठीक है। तो ये आपको इतना न्यूटन जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आया है बताओ, ठीक है। इतना एकदम आसान क्वेश्चन है और इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे के ग में कह रहा है कि चालक के भीतर, किसी चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र E और धारा घनत्व J में संबंध स्थापित कीजिए। ये संबंध आपको स्थापित नहीं करना होता है, केवल इसका पहले से ही सूत्र होता है, वो सूत्र आपको केवल लिख देना है 1 नंबर में, ठीक है। और आप चाहें तो इनके प्रतीकों का अर्थ भी लिख सकते हो। तो हमारे पास पहला सूत्र है J बराबर I/A, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी आपको पता होगा, सिंपल, कि यहाँ से जो निकलती है एकांक, अगर आप क्षेत्रफल का मान कर दे, यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है एकांक रख दे, तो I जो है एकदम से ही धारा घनत्व के बराबर हो जाती है। एक रो इक्वल टू E/J होता है, ये भी फॉर्मूला आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। या आपको पता होना चाहिए जो E बराबर है होता है V/L, V/L, तो ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो इनकी मदद से आप जो है
लिख सकते हो। ऐसे जो इसका राइट आंसर है वो है इसका ये वाला आंसर, क्योंकि इसमें ई भी है और इसमें जे भी है, उसमें रो भी है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो जे इजकल टू, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जे इजकल टू ई अपॉन रो, या आप इसको यूं भी लिख सकते हो, तो ई बराबर रो जे। ठीक है, इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला आप जो है यहाँ पर लगा सकते हो, इन तीनों में से ये लगा सकते हो, ये लगा सकते हो, या फिर ये यहाँ पर लगा सकते हो। चाहे आप जे के पदों में लिख देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का घ। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विभव प्रवणता क्या होता है। ठीक है, विभव प्रवणता में आप हमेशा याद रखिएगा कि जो कहीं ना कहीं वोल्टेज होता है उसमें ऋणात्मक मान लिया जाता है। ठीक है, मैं इसकी डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, आप वहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो क्या होता है इसका जो डेफिनेशन है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन डेल्टा एक्स के साथ विभव परिवर्तन डेल्टा वी की जो दर होती है उसी को हम विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होता है क्या, विभव प्रवणता बराबर माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। ये माइनस यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, माइनस का बेहद ज्यादा अहम रोल है, आपको ये माइनस नहीं छोड़ना है कि जो दर होती है वो कहीं ना कहीं ऋणात्मक दर होती है। ठीक है, वोल्टेज परिवर्तन की जो दर होती है वो ऋणात्मक होती है। विभव प्रवणता वाला क्वेश्चन बेहद ज्यादा एग्जाम में आता है। ठीक है, लगभग हर वर्ष ये एनसीईआरटी में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है वो माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स होता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। एक कूलाम मीन्स ये क्यू का मान आपको दिया है। ठीक है, याद रखिए आपको किसका मान दिया है, क्यू का मान आपको दिया है। क्यू का मान है एक कूलाम। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो भाई आपसे वो एन का मान पूछ रहा है। ठीक है, एन का मान वो आपसे पूछ रहा है, लेकिन क्यू इजकल टू क्या होता है, क्यू इजकल टू होता है एन ई। बताओ, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, क्यू इजकल टू एन ई। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको यहाँ से जो है एन का मान सोल्व करना है। तो आप एक काम करिएगा, इसको नीचे भेज दीजिएगा, तो एन इजकल टू मिलेगा आपको क्यू अपॉन ई। अब ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, वो होता है कितना 1.6 और गुणा 10 की घात -19 कूलाम होता है। अभी आप क्या करेगा, इसकी घात हटाकर, पॉइंट हटाकर इसके ऊपर जो है 10 कर दीजिएगा और इसको डिवाइड कीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब ये घात ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी आपकी -19। ठीक है, अभी इसको भाग दीजिए, तो 10 से आप 16 को जो है इस तरह से भाग देंगे तो नहीं चलेगा, तो 1 0 लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, 16 छिक्का में आपके कितने हो जाएंगे, 96 हो जाएगा। तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 4 बच जाएगा, तो पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा लीजिए। इसके बाद 16 दूनी जो है 32 हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा 8 और पॉइंट लगा हुआ है 0, और ये चल जाएगा 16 पंजे 80 बार चल जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0.625। ठीक है, और गुणा 10 की घात 19। ये क्या मिला आपको, ये मिला है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, और इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इतने इलेक्ट्रॉन आप यहाँ लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन आपको एक कूलाम आवेश में जो है मिलेंगे। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो तीसरे का क्या, इनके खंड सह में चले गए हम, और तीसरा क्या क्वेश्चन पढ़िए कि एक सेमी त्रिज्या के एक गोले को एक कूलाम आवेश देने पर गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन है कि आपको केवल फॉर्मूला में मान रख देना है और एकदम इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है कि एक सेमी त्रिज्या, मतलब ये आर की बात कर रहा है, आंसर लिख देते हैं, ये आर की बात कर रहा है। आर का मतलब है कि आर का मान है यहाँ 1 सेमी। इसको भी चेंज कर लीजिएगा तो 1 गुणा 10 की घात -2 मीटर ये हो जाएगा। ठीक है, हमेशा आपको इस तरह के मात्रक जो है चेंज कर लेना चाहिए, छोटे सिस्टम में बदल लेना चाहिए। और आवेश की बात कर रहा है, मतलब क्यू का मान आपको दिया है, क्यू का मान कितना है, 1 कूलाम आवेश। जब भी आप फिजिक्स में कोई क्वेश्चन सोल्व करते हो तो इसको सोल्व करने से पहले इस तरह से लिख लेना चाहिए, तो इससे आसान हो जाता है।
ठीक है। अभी इसके बाद कह रहा है कि गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव v की वैल्यू आपको जो है सोल्व करने के लिए कह रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि v इक्वल टू 1/4πε0 और q/r। ये फॉर्मूला आप अपने माइंड में जो है सेट करके रखिएगा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 1/, इसका जो पूरे का मान होता है वो कितना होता है 9 × 10⁹ और q का मान आपको दिया है 1 कूलम और r का मान है 1 × 10⁻²। ठीक है, इसको सोल्व करिएगा, इसको ऊपर भेज दीजिए बस। ये तो एक आंसर आसान है। तो 9 × 10⁹ और +2, ये घात ऊपर जाएगी ना। अगर घात नीचे माइनस की हो तो ऊपर जाकर वो प्लस की होती है, और अगर घात नीचे प्लस की हो तो ऊपर जाके माइनस की होती है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, अभी आपके सामने क्या है कि -2 है, तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 9 × 10⁻11 हो जाएगा वोल्ट। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आसान है ना क्वेश्चन। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कितना अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का जो कह रहा है 60 वाट और 30 वोल्ट का एक बल्ब है और इसको 90 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया गया है। यानी कि जो मेन सप्लाई है वो कितनी है, वो 90 वोल्ट है। तो 90 वोल्ट से इसको जोड़ दिया गया है। अब वो कह रहा है इस श्रेणी क्रम में जुड़ी सप्लाई का प्रतिरोध ज्ञात कीजिएगा। सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले इसका एक डायग्राम जो है बना लीजिए। ठीक है, ये बल्ब है, ये बल्ब हो जाएगा आपका इस तरह से, और इस बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया। ठीक है, ये 60 वाट और 30 वोल्ट ये बल्ब है और इसको श्रेणी क्रम में जो है कहीं जोड़ दिया गया। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया और श्रेणी क्रम का जो वोल्टेज है वो है 90 वोल्ट। अभी आपको क्या करना है, यहाँ से आर का मान निकालना है, यहाँ से आर का मान निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन को केवल समझने से ही आंसर इसका आपके सामने आ जाएगा। समझ पा रहे होंगे कि यहाँ से हम आई का मान निकाल सकते हैं। और याद रखिए श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है और श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान सभी में सेम होता है। ठीक है, सभी में श्रेणी क्रम के लिए विद्युत धारा का मान सेम होता है और वोल्टेज का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो देखो, अच्छा एक बात बताओ, समांतर क्रम में क्या होता है? समांतर क्रम में जो करंट है वो अलग अलग और वोल्टेज जो है वो सेम होता है। जैसे कि हमारे घरों की वायरिंग में जो लाइट होती है वो मतलब करंट का मान तो सब में अलग अलग होता है, लेकिन जो वोल्टेज होता है वो सबका बराबर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि अगर आपके एक कमरे में 220 वोल्ट का करंट आ रहा है तो आपके दूसरे कमरे में भी 220 वोल्ट का करंट आ रहा है। ठीक है, अगर अलग अलग होता तो अगर मान लीजिए कि आपके गांव के बाहर मोहल्ले गली के पास जो बाहर घर है उसमें कहीं 220 वोल्ट आ रहा है तो ये मत सोचिए कि हमारे घर कुछ कम वोल्टेज आ रहे होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, जितना वहां है उतना ही वोल्टेज यहाँ होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, इसको याद रखिए। तो इसके बाद हमें यहाँ क्वेश्चन को समझना है। हमें क्या करना है कि इसकी मदद से हम यहाँ से आई का मान निकाल लेंगे, क्योंकि P बराबर क्या होता है, VI होता है। P बराबर VI होता है, यानी कि जो शक्ति होती है, शक्ति का फॉर्मूला P = VI, ये आप यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो P का मान कितना है 60, तो 60 और ये V का मान चला जाएगा अपॉन में कितना 30 और ये I का मान आपको मिल जाएगा कितना 2 एम्पियर। तो I का मान कितना मिला आपको 2 एम्पियर मिला। अभी मैं आपको बताया था कि जब बात किस में आ रही हो, श्रेणी क्रम में आ रही हो। बात जब श्रेणी क्रम में आ रही है तो श्रेणी क्रम के लिए ये क्या होता है, सभी सेम होता है, विद्युत धारा का मान श्रेणी क्रम में सेम होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप इसकी मदद लेंगे। ठीक है, यानी कि I का मान तो इसका भी यही है सेम, तो I का मान 2 एम्पियर। जब I का मान यहाँ 2 एम्पियर है तो इसका मतलब है कि इसके लिए भी 2 एम्पियर होगा। अब आप ऐसा फॉर्मूला लगाइएगा जिसमें R हो, तो V बराबर IR, ओम का नियम, V बराबर IR। तो R का मान हमें यहाँ से निकालना है, तो R बराबर क्या आ जाएगा, V/I आ जाएगा। तो V का मान कितना है 90 और I का मान कितना है 2 एम्पियर, तो कितना आ जाएगा 45 ओम आ जाएगा, 45 ओम। इस तरीके से आपका जो सप्लाई के लिए जो रेजिस्टेंस मान है, यानी कि प्रतिरोध का जो मान है, ठीक है, वो कितना है 45 ओम है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा आपके। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
तो हमारे पास तीसरे क्वेश्चन का जो क्या है, दिक्पात कोण और नति कोण, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में इससे संबंधित भी पार्ट तो बहुत छोटा है ये, लेकिन एग्जाम में 1-2 नंबर का ये चैप्टर भी जरूर आता है। और खासकर इसमें चूंकि अम्योत्तर और या फिर इसका कोई व्यंजक भी पूछ लेता है, लेकिन 1-2 मार्क का इसमें से पूछा जाएगा, इतना आप याद रखिए। ठीक है, फिलहाल हम बात करेंगे यहाँ पर दिक्पात का कोण और नति कोण के एग्जाम में जो पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि अभी इसमें इस टेस्ट में हमने कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं लिए, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसको उठा लिया। कई बार इसकी डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो दिक्पात का कोण क्या होता है, चूंकि अम्योत्तर, ठीक है, क्या चूंकि अम्योत्तर और भूगोलिक अम्योत्तर के बीच में जो कोण बनता है, बहुत छोटा कोण बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं, दिक्पात का कोण कहते हैं। ठीक है, कई बार इसको मैंने समझा दिया है, तो आप क्या लिखेंगे कि चूंकि अम्योत्तर और भूगोलिक अम्योत्तर के बीच में जो कोण बनता है, चलो मैं लिख देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर। तो देखो इसमें क्या है, दिक्पात का कोण का मतलब है कि किसी स्थान पर, ठीक है, जो मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी का एक तो होता है ये वाला भौगोलिक अक्ष और एक होता है चुंबकीय अक्ष। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है कि चुंबकीय अक्ष क्या है, यानी कि चुंबकीय अम्योत्तर किसे कहते हैं और भौगोलिक अम्योत्तर किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब एक बात बताओ आप, ये तो होगा भूगोल के हिसाब से, क्योंकि बच्चों जब भूगोल ने हमें पृथ्वी की अक्ष के बारे में बता दिया था ना, तो फिर फिजिक्स के वैज्ञानिक आए और उन्होंने इसकी डायरेक्शन के हिसाब से, मतलब चुंबकीय प्रवृत्ति के द्वारा इस चीज को समझाया। तो उन्हें यह पता चला कि जो भौतिक विज्ञान के हिसाब से इन चीजों को परिभाषित किया जा सकता है वो थोड़ा अलग है, और जो पहले ही भूगोल खोज कर चुका था वो बहुत ज्यादा अलग है। ठीक है, तो अब जो चीज पहले ही खोजी जा चुकी थी उसको भी गलत ठहराया जाना ठीक नहीं था, तो इन्होंने अपना एक अलग से बना दिया कि भाई जो भी इसमें त्रुटि है, जो भी ये एंगल झुका हुआ उभरा हुआ है, उसको हम दिक्पात नमन कोण इस तरह से जो है प्रदर्शित कर देंगे, लेकिन किसी के भी नियम में छेड़छाड़ करने में फायदा नहीं है। ठीक है, वैसे भौतिक विज्ञान की अपनी अलग ही दुनिया होती है, आपको भी ये बात समझ में आती होगी। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, ये जो भौगोलिक अक्ष के हिसाब से जो उत्तर है वो इधर बन गया और जो दक्षिण है वो इधर बन गया, लेकिन जब बात फिजिक्स के हिसाब से आई तो थोड़ा सा ये पता चला कि उत्तर यहाँ ना होके यहाँ है और दक्षिण यहाँ ना होके यहाँ है, तो इसी हिसाब से तो बना, यानी कि इनके जो बीच में कोण बना ना, चुंबकीय अम्योत्तर और भौगोलिक अम्योत्तर के बीच में जो कोण बना, बस यही दिमाग में बात जो है आप सेट कर लो कि यही दिक्पात का कोण है। ठीक है, दिक का मतलब दो, यानी कि जो चीजें दो खंडों को अलग अलग डिवाइड कर रही हो, एकदम सिंपल हो गया, अब इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता। ठीक है, अब नति कोण का क्या मतलब है, किसी स्थान पर चुंबकीय अम्योत्तर में, मान लो चुंबकीय अम्योत्तर है में स्वतंत्र पूर्वक लटकी हुई कोई चुंबकीय सुई, आप यहाँ कोई भी लिख सकते हो, कोई चुंबकीय सुई की अक्ष द्वारा क्षैतिज दिशा से बनाया गया जो नति कोण होगा, मतलब अभी आपने मान लो इसमें इस तरह से क्या कर दिया, चुंबकीय बल रेखाएं खींच दी, या आप इसके अंदर स्वतंत्र पूर्वक कोई चुंबकीय सुई लटका लो, तो जो चुंबकीय सुई का जो मुंह होगा वो क्षैतिज दिशा में इस तरह से होगा, नमन करते हुए नीचे की ओर होगा, तो नमन का मतलब होता है नति। ठीक है, तो इसी को हम नति कोण कहते हैं। बताओ, एकदम समझ में नहीं आएगा, सिंपल, नति का मतलब नमन और नमन का मतलब नमन करना, हाथ जोड़ना। ठीक है, जब आप हाथ जोड़ते हो तो नमन करते हो, तो अपना मस्तिष्क भी झुकाते हो, तो यही चीजें हैं नमन करना। ठीक है, तो नमन का मतलब नति, इसको हम नमन भी कह सकते हैं, नमन कोण। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी आपके, आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो और फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रश्न नंबर 4 का कह रहा है कि अनुगमन वेग क्या है, एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 10⁻28 प्रति घन मीटर है, तार का अनुगमन वेग 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, तो तार में धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिए और मेरी बात को एकदम दिमाग में नोट कर लीजिए। अनुगमन वेग के ऊपर आपको न्यूमेरिकल भी और आपको थ्योरी भी दोनों ही देखने को मिलती है, और इसके 90.9% चांस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है धारा घनत्व और अनुगमन वेग। ठीक है, धारा घनत्व का एक क्वेश्चन हमने अभी और भी लिया था, तो सबसे पहले अनुगमन वेग की वो डेफिनेशन कह रहा है कि उसे डेफिनेशन बताओ कि अनुगमन वेग का क्या मतलब है। भाई ये कोई अलग से वेग नहीं है, ठीक है, ये वेग कोई अलग से नहीं है, मतलब ये कोई अलग से स्पेशल कैटेगरी वाली बात नहीं है
कि अब कोई स्पेशल कैटेगरी में हम इसको रखेंगे। जैसे मान लो आपके पास कोई तार है, धातु का तार, ठीक है, क्योंकि करंट तो धातु के तार में ही जाएगा ना, और जो हमारे पास धातु का तार है उसमें जो आयन भरे हुए हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी भरे हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन और आयन आपस में टकराएंगे, और टकराने का मतलब है कि ये एक दूसरे में गति उत्पन्न करेंगे, कुछ किसी गति का विरोध करते हैं। मतलब दुनिया भर की आफत इन तारों के अंदर होती है जब इनके अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, मतलब इनको जब हम किसी धारा स्रोत से जोड़ते हैं, ठीक है। ये तो बात आपको भी पता कि तार लगाते ही एकदम जो है बिजली पे कहीं, यानी कि किसी धारा स्रोत से जब आप किसी तार को जोड़ते हो तो उसमें करंट दौड़ने लगता है। दरअसल तार के अंदर पहले से ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और उन्हीं की वजह से ही ये सब होता है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब सुनो दूसरी बात, अब हमारे पास जो तार है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और आयन के बीच में टक्कर भी होती है, तो ऐसा वेग जो धन दिशा की ओर बढ़ रहा हो, ठीक है, ऐसा वेग जो धन दिशा की ओर बढ़ रहा हो, बस उसे ही हम अनुगमन वेग कहते हैं, ठीक है। मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा, आप उसका बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो जरा, तो देखो अनुगमन वेग वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, यानी कि विद्युत क्षेत्र तो होगा ही होगा, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में तो ये सब काम हो रहा है या नहीं हो रहा बताओ। तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, उसे ही हम अनुगमन वेग कहते हैं। वेग चाहे कोई सा भी हो, वेग वेग ही होता है, ठीक है। चाहे अनुगमन हो या आपका साइकिल का वेग हो, मोटरसाइकिल का वेग हो, कार का वेग हो, किसी भी तरह का वेग हो, वेग वेग ही होता है। बोलने का भी वेग ही होता है, चलने का भी वेग होता है, ठीक है, खाने का भी वेग होता है। तो ये सब वेग वाली बात होती है। हाँ, स्थिति के हिसाब से हम इसमें थोड़ा परिवर्तन कर देते हैं, लेकिन बात गति वाली ही होती है, ठीक है। तो आगे इस प्रश्न में हमें कह रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि एन का मान कितना है, 2 × 10⁻28, ठीक है, प्रति घन मीटर। और अनुगमन वेग मतलब वीडी की बात कर रहा है, कितना है, 1 सेमी प्रति सेकंड, ठीक है। और इसमें धारा घनत्व जो है जे का मान वो आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। आपके पास फॉर्मूला है इसका, सिंपल वाला फॉर्मूला आप लगाकर मान डायरेक्ट रख सकते हो, इसको सोल्व कर सकते हो। तो क्या होता है, जे बराबर वी डी और एन ई, ठीक है। इस फॉर्मूले में मान रखकर इसको आप सोल्व कर सकते हो बड़े आराम से। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। देखो जरा, यहाँ वी डी का जो मान दे रखा ना, उस सेमी में दे रखा, तो आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, यहाँ पर 10⁻⁻2 मीटर कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया था इस तरह का न्यूमेरिकल अभी आपको और देखने को मिला था, तो आप हमेशा सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा, ठीक है ना। तो देखो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। वी डी का मान कितना है, 1 × 10⁻², और एन का मान कितना है, 2 × 10⁻28, और ई का मान कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई जो है कर देना है, ठीक है। अब इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 10⁻2 और प्लस के 28 है और माइनस के 19। जब भी आप इस तरह की कैलकुलेशन करते हो तो आप डायरेक्ट इनके मान जो है रख लीजिए, -2 यहाँ रखा, प्लस के 28 यहाँ रखा, और 10⁻19 जो है यहाँ रखा, ठीक है। पहले हम इनको माइनस वालों को जो है जोड़ लेंगे, क्योंकि माइनस माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। इनको आप घटा लीजिए तो 3.2 और गुणा 10⁻, ये हो जाएगा कितना, 7 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है आप अनुगमन वेग का मान निकाल सकते हो। एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है, ठीक है, वो भी लिख लीजिए, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो जो है बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट 2 है वो भी जरूर देखिएगा, क्योंकि उस भाग में भी कुछ क्वेश्चनों को लिया गया है। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए इस वीडियो को हम 2 पेज में पढ़ेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में केवल इतना ही, आज आप इतना याद करिएगा, ठीक है। तो ओके।